अनुपमा, ये क्या? आज खाने में तुमने सिर्फ दाल ही क्यों बनाई? तुम तो जानती हो मुझे सिर्फ दाल के साथ रोटी नहीं खाई जाती, साथ में कोई ना कोई सब्जी चाहिए होती है। ये कोरी दाल मैं कैसे खा रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। खाना एकदम बेस्वाद लग रहा है। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना, विशाल झल्लाकर बोला। अनुपमा बोली, आज मुझे ऑफिस से आने में देरी हो गई विशाल। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी। मैंने मम्मी जी से कहा भी था कि वह सब्जी काट कर रख दे। सब्जी काट कर रखी हो तो बनाने में समय नहीं लगता, मगर मम्मी जी ने सब्जी भी नहीं काटी। अनुपमा की सास माया जी बोली, अच्छा तो मैं अब मंदिर में भजन कीर्तन भी न करूं? अगर सब्जी काटना आटा गूंथना ही करना था तो मैं तुम्हें ब्याह कर क्यों लाई हूं घर में? अनुपमा बोली, मम्मी जी प्रेरणा तो घर में ही थी ना, आप प्रेरणा से भी तो कह सकती थी कि वह सब्जी काट दे। अनुपमा की ननंद प्रेरणा बोली, तुम सास बहू अपनी बातों में मुझे मत बीच में घसीटो, मुझे और भी काम है, मुझसे यह सब नहीं होगा। और खाना बनाने की उम्मीद मत रखो, मुझे पढ़ाई करनी होती है। इतने में अनुपमा का पति विशाल बोला, अनुपमा 2 टाइम का खाना बनाना होता है तुम्हें बस, और वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता। बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी मेड लगी हुई है, कम से कम खाना तो घर वालों को ढंग का दिया करो। विशाल के मुंह से यह कड़वे शब्द सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए। अनुपमा की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। अनुपमा शादी के पहले भी नौकरी करती थी, जो उसने शादी के बाद भी बरकरार रखी हुई थी। शादी होते ही सास माया जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां अनुपमा पर डाल दी थी। अनुपमा सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का खाना तैयार करके जाती और ऑफिस से आने के बाद सभी के लिए खाना बनाती। घर में कोई भी अनुपमा को रसोई में जरा सी भी मदद नहीं करता था। सास माया जी पूरे दिन घर में अकेली रहती थी, मगर बैठे बैठे सब्जी काटने का काम तक उनसे नहीं हो पाता था। ननंद प्रेरणा वैसे भले मोबाइल में घंटा बर्बाद कर देती, मगर घर की रसोई में मदद करने को कहो तो हमेशा पढ़ाई का बहाना बना देती। और पति विशाल हर गलती का ठीकरा अनुपमा पर ही फोड़ देता है। विशाल खाने पीने का बहुत शौकीन था। खाने में दाल सब्जी, हरी चटनी, सलाद, अच्छा उसे सब चाहिए था, मगर खुद से रसोई में जाकर कभी कुछ बनाना तो दूर, वह अपना खाना अपने हाथों से तक नहीं लेता था। सभी कामों के लिए अनुपमा को आवाज़ लगाता। कभी एक गिलास पानी भी चाहिए होता तो अनुपमा से ही लाने को कहता। अनुपमा भी ऑफिस से आकर थक जाती थी, फिर भी पूरे परिवार का खाना बनाती। रसोई में अगर कुछ भी सामान खत्म होता तो उसे सामान को लाने की जिम्मेदारी भी अनुपमा की ही होती। अब अनुपमा भी थकने लगी थी। कभी ऑफिस की मीटिंग से घर आने में देरी हो जाती तो कभी समय पर रिक्शा नहीं मिल पाता था। ऐसे में थक हार कर घर आकर उसे खाना बनाना होता था, और उसमें भी विशाल को पूरा खाना चाहिए होता था, जो अनुपमा से अकेले बन पाना संभव नहीं था। वह तो बस अपनी सास माया जी ननंद प्रेरणा से थोड़ी सी मदद चाहती थी, मगर वे दोनों हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। माया जी घर में बैठकर आराम से टीवी का मजा लेती और प्रेरणा ज़्यादातर अपने फ़ोन में लगी रहती। मगर मदद के नाम पर माया जी को मंदिर सूझता था और प्रेरणा को पढ़ाई, और विशाल से तो मदद की उम्मीद लगाना मानो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था, क्योंकि विशाल को बस अनुपमा पर गुस्सा करना आता था। पूरे परिवार के सामने ही विशाल अनुपमा को हर बार सुना देता, जिस वजह से अनुपमा और भी उदास हो जाती। आज भी अनुपमा अपने कमरे में आकर रो पड़ी। रात को अचानक 3 बजे अनुपमा के पेट में दर्द होने लगा। अनुपमा दर्द से कराहने लगी तो विशाल की नींद खुली। विशाल बोला, अब क्या हो गया तुम्हें? रात को तो चैन से सोने दिया करो। अनुपमा बोली, विशाल मेरे पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना दो, दर्द के कारण मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। विशाल गुस्से में बड़बड़ करते हुए रसोई में गया और नींबू पानी लाकर अनुपमा के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, अब मुझे उठाना मत, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। नींबू पानी से पेट दर्द ठीक ना हो तो कल डॉक्टर को दिखाना, तुम्हें भी तो कल ऑफिस जाना है, इसलिए अब चुप करके सो जाओ। विशाल यह बोलकर सो गया। अनुपमा एक टक विशाल की तरफ देखती रह गई, क्योंकि विशाल की तबीयत खराब होने पर अनुपमा खड़ी की खड़ी रह जाती थी। विशाल के खाने पीने से लेकर दवाइयाँ तक का ध्यान अनुपमा रख लेती थी, मगर आज अनुपमा के पेट दर्द के समय उसका विशाल को रात को उठाना विशाल को गुस्सा दिला रहा था, जबकि ऐसी अनगिनत रातें अनुपमा ने विशाल का खूब ध्यान रखा था।
अब अनुपमा के पेट में तो आराम था, मगर उसका दिल बेचैन हो उठा था। मानो उसे अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था कि आखिर उसकी इज्जत क्या है इस घर में और इन घर वालों के लिए। क्या मैं घर वालों के लिए सिर्फ एक चलती फिरती मशीन बनकर रह गई थी? वह मशीन जो कभी बिगड़ नहीं सकती या खराब नहीं हो सकती, या जो खराब हो भी जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन अनुपमा सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई और फिर उसने जल्दी जल्दी सभी का खाना बनाया और ऑफिस के लिए तैयारी करके ऑफिस निकल पड़ी। विशाल ने तो सुबह उठकर अनुपमा से यह तक नहीं पूछा था कि अब उसकी तबीयत कैसी है। रास्ते भर अनुपमा को यही अखरता रहा कि अगर एक पति को ही अपनी पत्नी की अहमियत नहीं होगी तो उसके घर वालों को भला क्यों होगी। एक लड़की शादी करके अपने पति के भरोसे ही तो ससुराल आती है, मगर यदि उस पति के ही मन में पत्नी के लिए प्यार और मान सम्मान ना हो तो ऐसे में एक पत्नी तो टूट ही जाती है। आज अनुपमा ऑफिस में तो मौजूद थी, मगर उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। अनुपमा के पास उसके पति और ससुराल वालों का कुछ भी समर्थन नहीं था। अनुपमा की सहेली वर्षा ने जब अनुपमा को इस तरह गुमसुम देखा तो वह पूछ बैठी, अनुपमा क्या हुआ आज तुम्हें? सुबह से देख रही हूँ तुम्हारा आज काम में भी ध्यान नहीं है। अनुपमा ने पूरी बात वर्षा को बताई तो वर्षा ने उसे एक तरकीब बताई और बोली, तू सिर्फ एक काम कर ले, देखना मैं लिख कर देती हूँ, सब तेरे घर वाले तेरे आगे पीछे घूमेंगे। अनुपमा को भी वर्षा की तरकीब पसंद आई और उसने ठान लिया कि ससुराल वालों को और पति को अब अपनी अहमियत बतानी ही पड़ेगी। अगले दिन भी अनुपमा सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उससे जो बन सका उतना काम आज उसने किया और रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर पराठे किसी के लिए भी नहीं बने हैं। अनुपमा ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई है। विशाल अनुपमा से लेट ऑफिस जाता था। उसने वहां से चाय नाश्ता मांगा तो माया जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए पराठे तक नहीं बनाए हैं। चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई और हर रोज़ सभी के पराठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के भी पराठे नहीं बने, सिर्फ अपने पराठे बनाए और मैडम चली गई ऑफिस। रसोई भी पूरी अव्यवस्थित पड़ी है, रोज़ तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के, जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारा आगे क्या हाल होगा। विशाल बोला, मम्मी जी आने दो उसे शाम में घर, फिर उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 पराठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था। माया और प्रेरणा को आवाज़ देते हुए बोली, बेटा जरा अपने भाई के लिए 4 पराठे बना दे, टिफिन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से आकर बोली, भाभी को बोलो बनाने को, मुझे क्यों बोल रही हो माँ? अरे बेटा तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है, रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, पराठे भी सिर्फ अपने बनाकर टिफिन में भरकर लेकर गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है रसोई में, आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रेरणा काम से पल्ला झाड़ते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा यह घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको ही यह बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी पराठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी सहेली के घर जाना है पढ़ाई के सिलसिले में, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और पराठे बनाकर विशाल के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, विशाल आज अनुपमा से बात करनी ही पड़ेगी, एक दिन तो मैं घर का काम कर लूँगी, रोज रोज मुझसे नहीं होगा। विशाल बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं अनुपमा को ठीक करता हूँ, वरना यह इसका रोज का नाटक हो जाएगा। अनुपमा ऑफिस तो पहुँच गई थी, मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामा का शिकार होना था। यह बात वह अच्छे से जानती थी। ऑफिस में अनुपमा घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम खत्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी जो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी जरूरी है। अनुपमा यह सुनकर कुछ उदास हो गई। जब वर्षा ने उससे पूछा तो अनुपमा बोली, वर्षा तूने जैसा कहा था वैसा मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैं घर जाऊँगी तो विशाल और मम्मी जी ना जाने मुझे कितना सुनाएंगे, और ऊपर से यह ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में भी देरी होगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा कुचा काम करके ही गुस्सा हो गई होगी, और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वह आज शेरनी की तरह दहाड़ लगाएगी, और ऊपर से उन्होंने सुबह विशाल को भी मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वह अलग।
आज तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। वर्षा बोली, अनुपमा तेरा डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है। जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा। अनुपमा, अपनी खुशियों की हमको खुद ही तलाशना होता है। कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो। तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। अनुपमा ने भी अब ठान लिया था कि वह अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को जब विशाल ऑफिस से घर आया तो उसने देखा अनुपमा अब तक ऑफिस से घर नहीं आई थी। माया जी विशाल को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है विशाल। मेरा खाने का समय हो गया मगर अनुपमा अब तक ऑफिस से नहीं आई। विशाल वैसे ही अनुपमा पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और अनुपमा को फ़ोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से अनुपमा ने फ़ोन काट दिया। अब विशाल का पारा 7वें आसमान पर था। वह टकटकी लगाए अनुपमा की राह देखने लगा। विशाल बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था ना उसने, वह पढ़ाई करने सहेली के घर गई है, वह भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। विशाल बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो। माया जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता माँ भी कम नहीं है, यही सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। विशाल गुस्से में आग बबूला हो चुका था। वह चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि इसे अनुपमा के लिए बचा सके। अनुपमा जैसी ही ऑफिस से घर पहुंची, विशाल उसे देखकर झल्ला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, आज शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देरी से आई है। ऊपर से मेरे 2 बार फ़ोन करने पर भी फ़ोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? माया जी बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरी अनुपमा। सुबह भी रसोई ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। तुझे तो पता है मुझे शाम का खाना समय पर चाहिए। पहले तो सुबह और शाम दोनों समय का खाना सुबह ही बनाकर जाती थी, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे विशाल को तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेली दाल के साथ रोटी नहीं खाई मेरे बेटे ने, हमेशा सलाद सब्जी पापड़ दाल सब कुछ थाली में रहता था। मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा भी दिन ब दिन सूखता जा रहा है। अनुपमा बोली, वाह मम्मी जी वाह, 4 महीने पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उसी बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक मेरी शादी के बाद? मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर पूरे घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। प्रेरणा और आप पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ भी काम नहीं करते और मैं बाहर कमाने भी जाऊँ और घर भी संभालूँ। मुझसे सब यह अपेक्षाएं रखते हैं। विशाल, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल सब्जी सलाद पापड़ सब परोस पाऊँ। कम से कम मुझे रोज रोज के इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। आप सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने को तैयार हूं। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या ही कद्र रह गई है इस घर में। विशाल अनुपमा की यह बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो विशाल ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसकी EMI अनुपमा की सैलरी में से कटती थी। प्रेरणा भी घर के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। जिस कार में सभी लोग बड़े ठाठ से घूमने जाते थे, उस कार का EMI अनुपमा भर रही है, यह घर के सभी लोग जानते थे। विशाल बोला, अनुपमा, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम के बारे में बात चल रही है। हाँ विशाल, मुझे घर और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करते रहूं, तो घर के कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। विशाल बोला, मुझे माफ़ कर दो अनुपमा, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूँगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों चीज़ें खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी और प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में अनुपमा की मदद करोगी। माया जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। प्रेरणा बोली, भाई मैं तो कभी भी नहीं कहती थी कि मुझे दाल सब्जी सब कुछ खाने में चाहिए। विशाल बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें और माँ को कल से घर के सब कामों में अनुपमा का बराबर हाथ बटाना होगा। दूसरे दिन माया जी सवेरे जल्दी मदद करने आ पहुंची और उन्होंने प्रेरणा से सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम करने को कहा
और खुद आटा गूंथने लगी। अनुपमा ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुश थी और ऑफिस जाकर वह वर्षा से बोली, वर्षा धन्यवाद इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए। मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आ गए और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। दोस्तों, बहुत जगह यही होता है। ऑफिस जाने वाली बहुओं से पति, सास और नंदे को यही अपेक्षाएं होती है कि वह घर का सारा काम उसी तरह संभाले जिस तरह एक गृहिणी संभालती है। मगर ऑफिस जाने वाली बहुएं भी आखिर इंसान होती है। यह बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए और यदि फिर भी ससुराल वाले नहीं समझे तो खुद के लिए आवाज़ उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।